नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की भाषा माधुरी का पाठ 14 बुद्धिमान राजा इसका भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। पाठ 14 बुद्धिमान राजा। प्यारे बच्चों, भारत में अनेक राजा हुए हैं। भारत के राजाओं और उनके बुद्धिमान मंत्रियों के कुछ रोचक किस्से आपने सुने होंगे। आज हम ऐसे ही एक कलिंग के राजा की बुद्धिमानी भरा यह पाठ पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने चीन के निर्दयी राजा को सबक सिखाया है और यह साबित कर दिया कि बुद्धिबल से बड़ा कोई बल नहीं। प्यारे बच्चों, मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप श्रवण कीजिएगा। आप अपनी कॉपी पेन भी लेकर बैठेंगे, जिससे कि पाठ में आए नए शब्दों को आप कॉपी में लिख सकेंगे। तो शुरू करते हैं। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। निर्दयी, जो किसी पर दया न दिखाए। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। कैसा था यह चीन का राजा? निर्दयी। और वह अपनी प्रजा पर कई प्रकार से अत्याचार करता था, जुल्म करता था। उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी। उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। कुछ ही समय में उसके पास विशाल सेना इकट्ठी हो गई। उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। विनाश और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। यहाँ पर देखिए बच्चों, चाहते तो पड़ोसी राजा इस चीन के राजा से लड़ सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि राजा निर्दयी है। चारों तरफ विनाश फैल जाएगा, हिंसा होगी, और इसी से बचने के लिए, खून खराबे से बचने के लिए राजाओं ने अपना समर्पण इनके हाथों कर दिया। उन्होंने विजयी राजा को धन और सैनिक उपहार में दिए। यहाँ इससे तात्पर्य यह है कि जो राजा हार गया या जो राजा बिना लड़े ही जिसने अपनी हार मान ली, इन्होंने इस चीन के राजा को अपना धन और अपने राज्य के सैनिक भी उपहार में दे दिए। इससे हुआ ये कि चीन के राजा की सैनिक शक्ति जो है वह बढ़ती गई। एक पराजित राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया। आप जानते हैं कि कलिंग प्रदेश कहाँ है और कौन सा है? बच्चों, कलिंग प्रदेश आज का ओडिशा राज्य है। पहले ओडिशा राज्य को कलिंग प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था। आपने शायद इतिहास विषय में पढ़ा होगा कि कलिंग का युद्ध कितना प्रसिद्ध था। यह युद्ध मौर्य और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था और कलिंग प्रदेश उस समय काफी समृद्ध और विशाल था। शायद इसीलिए कई राजा, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा भी कलिंग प्रदेश को हथियाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। चीन के राजा ने जैसे ही कलिंग प्रदेश का नाम सुना, एक पराजित राजा के मुख से, हारे हुए राजा के मुख से, तो
उन्होंने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। कूच का अर्थ है युद्ध के लिए जाने का आदेश, आक्रमण करने का आदेश दिया। आइए आगे पढ़ते हैं। उसकी सेना, यानी यहाँ पर चीन के राजा के बारे में बात हो रही है। उसकी सेना नदी, नाले, समुद्र पार करती छोटे बड़े राज्यों को रौंदती हुई आज के सिंगापुर तक पहुंच गई। उसने वहां पड़ाव डाल दिया। पड़ाव, डेरा, अपने तंबू वहां पर डाल दिए। वहां नौकाओं, जहाजों तथा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया ताकि राह में आने वाले अपने दुश्मन को चीनी सैनिक मार गिरा दे। इसलिए उन्होंने नौकाएं तैयार की, जहाज बनाए और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी शुरू कर दिया। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। दूत, गुप्तचर, ताकि वे जाएं अपना भेष बदलकर और कलिंग प्रदेश के विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारी लेकर आए, जिससे उस प्रदेश पर हमला करना, कूच करना आसान हो जाए। कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। अब जिस तरह से चीन का निर्दयी राजा अपने दूतों को भेज रहा था कलिंग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से कलिंग के राजा के भी दूत चारों तरफ फैले थे। अब उन्हें भी इस आक्रमण की जानकारी मिल गई। उसके पास प्रशिक्षित सेना थी। प्रशिक्षित, जो सीखी हो अस्त्र शस्त्र किस प्रकार से चलाना, इसका प्रशिक्षण कलिंग के राजा के जो सिपाही थे, जो सेना थी, उनके पास था। प्रशिक्षित सेना थी, अच्छी सैन्य सामग्री थी कलिंग के राजा के पास। इसके बावजूद वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी दल के सामने नहीं टिक पाएगी। उसका राज्य तहस नहस हो जाएगा। वह बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी था। उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। देखा बच्चों, यहाँ पर कलिंग के राजा के मन में भी यही डर सता रहा था कि न जाने आगे चलकर यदि चीन के राजा के साथ युद्ध होता है तो कलिंग प्रदेश में किस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो जाएगी। क्योंकि कलिंग का राजा जानता था कि चीन का राजा निर्दयी है, खून खराबा इसी में ही वह विश्वास रखता है। अब कलिंग के राजा के पास तो सेना बहुत थी, प्रशिक्षित सेना थी, अस्त्र शस्त्र भी बहुत थे। उसके बावजूद उसके मन में जरा सा डर निर्माण हो गया था। बुद्धिमानी था, साहसी शूरवीर भी था कलिंग का राजा। फिर भी उसने सोचा कि क्यों न बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई जाए, क्योंकि चीन के निर्दयी राजा के साथ यदि लड़ना है और उस युद्ध में यदि जीतना है तो बुद्धि बल की अधिक आवश्यकता है सैन्य बल की अपेक्षा। सारी स्थिति पर विचार करने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। गुप्त सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा। विचार विमर्श के बाद बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को एक सुझाव दिया। सुझाव, एक मशवरा दिया। कौन सा, देखिए तो। राजा को उन्होंने जो सुझाव दिया वह तो आपको अगले भाग में पता चलेगा, लेकिन यह सुझाव राजा को बहुत पसंद आया। उसने शीघ्र ही उस पर काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। तट पर तैनात
चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया। नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय है, तो उन्हें राज्य के दरबार में पेश किया गया। राजा को जब यह पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखिए तो यहाँ पर भारतीय जो सैनिक थे या भारतीय जो व्यक्ति थे, वे सिंगापुर के तट पर पहुंच गए नौका में, और चीनी सैनिकों ने उनको पकड़ भी लिया। लेकिन जब राजा को यह पता चला कि वे भारतीय है, तो सैनिकों की और राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्यों ये हुआ? क्योंकि वे भारतीय थे और कलिंग प्रदेश को चीनी राजा जो था वो हथियाना चाहता था। तो उन्हें लगा कि चलो, एक विजय तो हमें प्राप्त हो गई है। अब भारत के व्यक्तियों को हमने पकड़ लिया, तो भारत भी अपना कभी न कभी हो ही जाएगा। इसलिए वे बहुत खुश हुए। बच्चों, आज भाग 1 में इतना ही। क्या बंदियों को सैनिकों ने मार दिया होगा? क्या शत्रु राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली होगी? इन सवालों के जवाब जानने की उत्सुकता तो होगी ही आपको। इन सवालों के जवाब अगले भाग में आपको जरूर मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं। पढ़े पाठ के आधार पर नए शब्द। नए शब्द हैं। इन सभी शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। निर्दयी, जो किसी पर दया न करे। अत्याचार, जुल्म। सलाह, मशवरा। उपहार, इनाम, तोहफा। पड़ाव, डेरा, तंबू। कूच, युद्ध के लिए जाना। प्रशिक्षित, किसी कार्य को सीखा हुआ। विचार विमर्श, सलाह, मशवरा। आइए अब देखते हैं गृह कार्य। बच्चों, आपका आज का गृह कार्य प्रश्न 1 और प्रश्न 2, आप इसे अपनी हिंदी की कॉपी में हल कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि आज का पाठ आपने एकाग्रता से श्रवण किया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।